नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बजाज से सीखो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट और मोरल सुएशन हमारे देश की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ SLR के बारे में, जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल पैसे का कुछ हिस्सा, कुछ प्रतिशत जमा करा के रखना होता है, अपने ही एक सीक्रेट रिजर्व में मेंटेन करना होता है, ताकि वो अपनी इमरजेंसी फंडिंग को उस पैसे से कर पाए। इमरजेंसी फंडिंग का मीन्स होगा बेसिकली कि अगर बैंक के पास कभी पैसा नहीं होता, बाय चांस शॉर्टेज हो जाती है कैश की, तो बैंक इस पैसे को यूज़ कर सकता है ताकि जो हमारे कस्टमर्स वगैरह उनको खाली हाथ ना वापस भेजना पड़े। इस तरीके से उसको यूज़ करा जा सकता है। अब जानते हैं कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन में SLR का बढ़ना और डिफ्लेशन की सिचुएशन में SLR का कम होना किस तरीके से हमारी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। चलिए जानते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। इन्फ्लेशन के टाइम पे हमारा जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंक के द्वारा मेंटेन होने वाले SLR को बढ़वा देता है कि भाई SLR बढ़ा लो। मान के चलते हैं कि बैंक उस टाइम SLR का देता है 30%, कि आपको 30%। मान के चलते हैं हमारे बैंक के पास टोटल 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, और उस 1 करोड़ का उसको 30% मेंटेन करना पड़ेगा क्या, SLR के रूप में। तो 1 करोड़ का 30% हो गया दोस्तों हमारे पास कितना, 30 लाख रुपीस। जब 30 लाख हमारा SLR हो गया, मतलब ये तो हमारे रिजर्व में चला गया, इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो लोन देने के लिए पैसा यूज़ कर सकता हूँ दोस्तों, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा मेरे पास, मैक्सिमम पैसा यूज़ हो सकता है कितना, 70 लाख रुपीस। मतलब अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने लाख का लोन दे सकता हूँ, 70 लाख रुपए से ऊपर का लोन नहीं दे सकता। अब हम बात करते हैं डिफ्लेशन के बारे में, ताकि हम इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ कर पाएँ कि कैसे इसको समझाने की बात है हमारी। चलिए डिफ्लेशन की बात करते हैं हम लोग। डिफ्लेशन मीन्स मंदा। डिफ्लेशन के टाइम पे यही SLR जो है घटा दिया जाता है। मान के चलते यही SLR हो गया दोस्तों हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15% हो गया, 15% मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ये 15% हो जाता है तो हमारा जो 1 करोड़ है उसका 15% दैट इज 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए आपको मेंटेन करने पड़ेंगे किसके अंदर, SLR के अंदर। और अब आप लोन दे सकते हैं कितने का, आप लोन बहुत आसानी से दे सकते हैं, पूरे 85 लाख रुपीस का आप लोन दे सकते हैं। यहाँ पर भी मैं 70 लाख का मैंने लोन दिया था, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ मैं लोन दे रहा हूँ कितने का, 85 लाख रुपीस का। यहाँ पर बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस वाली सिचुएशन में कितना लोन देना ठीक है। अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही है, ऑलरेडी महंगाई ज़्यादा है, मनी सप्लाई देश में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो आप इन दो कंडीशन में से कितना लोन देना पसंद करेंगे। अगर आप 85 लाख का देते हैं तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा क्योंकि ज़्यादा पैसा जा रहा है। अगर आप 70 लाख देते हैं तो कंपैरेटिवली मनी सप्लाई थोड़ी सी तो कम होगी पिछले वाली सिचुएशन से। इस वाली सिचुएशन से ये वाली सिचुएशन इन्फ्लेशन के टाइम पे ज़्यादा सही है, क्योंकि इस सिचुएशन में मैं कम से कम पैसा दे रहा हूँ इकोनॉमी के अंदर, मीन्स पैसा कम जाएगा इकोनॉमी के अंदर, लोन कम दिया जाएगा। जबकि डिफ्लेशन वाली सिचुएशन मुझे ज़्यादा लोन देना है लोगों को, इसलिए ये वाली सिचुएशन ज़्यादा एक्यूरेट है। जहाँ पर भी मेरा SLR कम होगा वो डिफ्लेशन को इंडिकेट करेगा, और जहां पर भी SLR ज़्यादा होगा वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन को इंडिकेट करके चलेगा। ये हमारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करें। ज़्यादा लोन देने से मनी सप्लाई बढ़ती है और कम लोन देने से मनी सप्लाई कंपैरेटिवली हमारी कम होनी शुरू हो जाती है। तो ज़्यादा लोन देना मीन्स डिफ्लेशन के टाइम पर ज़्यादा लोन देना है, और इन्फ्लेशन के टाइम पर दोस्तों हमें लोन कम देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या हुआ भाई, बोर्ड रब कर रहे हो, चलो करो करो, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दोस्तों आता है जिसका नाम है रिवर्स रेपो रेट, RRR। क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, पहले इसको जानते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा वो रेट जिस पे हमारा सेंट्रल बैंक मतलब RBI कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। कमर्शियल बैंक लोन दे रहा है RBI को, कमाल की बात है, वाह। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक RBI को लोन दे रहा है उसको कहते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट, दैट इज RRR। अगर इस डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा सा मोल्ड करें और अच्छे से थोड़ी तमीज वाली डेफिनेशन बनाए तो हम ये कह सकते हैं कि जिस रेट पर RBI कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो करता है, या फिर कमर्शियल बैंक अपनी एक्सेस मनी को पार्क करता है
एक्सेस मनी जब होती है हमारे कमर्शियल बैंक के पास, तो वो अपना पैसा आरबीआई को दे देता है, क्योंकि आरबीआई के पास सबसे सेफेस्ट सिक्योरिटी है पैसे की। आरबीआई कभी पैसा लेके भागने वाला नहीं है। तो कमर्शियल बैंक के पास जो एक्सेस पैसा है वो सारा किसको दे देगा? आरबीआई को। और जब वो आरबीआई को पैसा दे देगा तो वो ज़्यादा मनी सप्लाई क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इसी को यदि क्या चलते हैं दोस्तों हम लोग रिवर्स रेपो रेट। जिस रेट पे हमारा आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेगा या फिर कमर्शियल बैंक अपनी एक्सेस मनी को आरबीआई को ट्रांसफर करेगा, उसी को क्या चलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। आपके सामने यहाँ पर एक डेफिनेशन भी आपको नजर आ रही है, इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए फटाफट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बीच बीच में हमारे पास हर चीज़ की डेफिनेशन आती रहती है दोस्तों, उसका प्लीज़ जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि हमारे पास टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें फटाफट जल्दी जल्दी हर चीज़ को समझना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की दो सिचुएशन समझाता हूँ आपको। यहाँ मैं समझूंगा इन्फ्लेशन को और यहाँ मैं समझूंगा दोस्तों डिफ्लेशन को। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। चलिए, इन्फ्लेशन के टाइम पे हमेशा रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से होता क्या है मैं वो बताता हूँ। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है तो कमर्शियल बैंक को लगता है कि अपना पैसा आरबीआई को देके बड़ा फायदा है, क्योंकि आरबीआई से बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है। आपको पता है बैंक जो है वो इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा भूखा है। उसको जहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है वो वहाँ पैसा देने की कोशिश करता है। जब आरबीआई आपको इतना अच्छा खासा इंटरेस्ट दे रही है और ऊपर से अपनी फाइनेंस सिक्योरिटी के साथ दे रही है कि भाई आरबीआई पैसा ले रहा है, लोगों को पैसा दो, लोग पैसा लेके भाग भी जाते हैं। बहुत सारे केसेस आपने देखे हैं। लेकिन आरबीआई पैसा लेके भाग नहीं सकता। सबसे सेफेस्ट मनी जो लैंडिंग होगी वो आरबीआई को होगी। आरबीआई को पैसा देने से आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं, टेंशन खत्म बिल्कुल। तो कमर्शियल बैंक इस जाल में फंस जाता है और अपना सारा एक्सेस मनी, जितनी भी पैसा उसके पास होता है एक्सेस, वो सारा किसको दे देता है? बिल्कुल सही सोचें आप, आरबीआई को। जब कमर्शियल बैंक अपना सारा पैसा दे देगा किसको? आरबीआई को। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने पर हमारा जो कमर्शियल बैंक है वो अपना सारा पैसा या जितनी भी मनी उसके पास है दैट इज आरबीआई को ट्रांसफर कर देगा। एक्सेस मनी कह सकते हैं आप, ये जितना भी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वो सारा किसको दे देगा? आरबीआई को। और जब आरबीआई को पैसा दे देगा तो वो और ज़्यादा मनी सप्लाई अब क्रिएट कर पाने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अपना सारा पैसा किसको दे दिया? आरबीआई को। अब बात करते हैं डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई ये चाहता है कि कमर्शियल बैंक अपना सारा पैसा पब्लिक को दे, तो वो क्या करता है? अपने रिवर्स रेपो रेट को इतना कम कर देता है कि कमर्शियल बैंक सोचता है कि अगर मैं आरबीआई को देता हूं तो मुझे तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। जिस कमर्शियल बैंक की सारी कमाई का जरिया ही इंटरेस्ट है और उसे अपने पैसे के बदले में अगर अच्छा खासा इंटरेस्ट ना मिले तो वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होने वाला और बिल्कुल भी पैसा देने को तैयार नहीं होगा आरबीआई को। आरबीआई यही चाहता था यस कि बैंक जो है सारा पैसा किसको दे? पब्लिक को। तो जब रिवर्स रेपो रेट कम हो जाता है तो आरबीआई की जो मैग्नेटिक पावर है पैसे को खींचने की, मैग्नेटिक पावर है आरबीआई के अंदर कि वो कमर्शियल बैंक से पैसा खींचना चाहे खींच सकता है। इस मैग्नेट का इंपैक्ट बढ़ा दें तो कमर्शियल बैंक अपना सारा पैसा लेके आ जाएगा आरबीआई के पास। मतलब रिवर्स रेपो रेट इज जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक इफेक्ट। बढ़ाओ रिवर्स रेपो रेट को तो मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ेगा, कमर्शियल बैंक खींचा चला आएगा। घटा दो तो रिवर्स रेपो रेट घट जाएगा। इस तरह से जो मैग्नेटिक पावर है वो भी कम हो जाएगी और मैग्नेटिक पावर कम होने से जो हमारा बैंक है कमर्शियल बैंक को अपना पैसा आरबीआई को देने को तैयार होने वाला नहीं है। इस कंडीशन में जब मैं रिवर्स रेपो रेट को घटा देता हूं, कम कर देता हूं, तो मेरा जो कमर्शियल बैंक है दोस्तों दैट इज जितने भी हमारे वो एसबीआई, पीएनबी सारे बैंक हैं वो अपना पैसा बिल्कुल भी नहीं देते किसको? आरबीआई को। और वो किसको देना पसंद करते हैं? कमर्शियल बैंक में सारा पैसा किसको देती है उस टाइम? कंपैरेटिवली सारा पैसा देगी किसको? पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक से उसको अच्छा खासा क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो वो अपना पैसा बिल्कुल भी देने को तैयार नहीं होगी किसको? आरबीआई को। मतलब सीधी सी बात है कि आरबीआई को पैसा नहीं देना, पैसा किसको देना है? पब्लिक को। पैसा देंगे पब्लिक को, पब्लिक अच्छा खासा इंटरेस्ट देगी। आरबीआई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, जो इंटरेस्ट नहीं दे रहा अच्छा खासा उसको पैसा देने से कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है रिस्क लो, पब्लिक को पैसा दो और अच्छा खासा पैसा कमाओ। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। ये हमारे पास दोस्तों टॉपिक था जिसका नाम है रिवर्स रेपो रेट, जो एक तरीके से हमारा मैग्नेटिक पावर के प्रिंसिपल पे चलता है कि मैग्नेटिक पावर बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। सिमिलरली हम लोग रिवर्स रेपो रेट को मैनेज करके चलते हैं। बहुत अच्छे से आप इसको जान जाएंगे। अगला पॉइंट हमारे पास दोस्तों आता है जिसका नाम है मार्जिन रिक्वायरमेंट। उसको स्टार्ट करने से पहले भाई जरा बोर्ड अप कर देना। अच्छा हो गया, चलो अगला पॉइंट हमारे पास दोस्तों आते हैं जिसका नाम है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। क्या होता है ये समझते हैं, चलिए इसके बारे में। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? बहुत ही सिंपल से बारे में इसके बारे में लिखा गया है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट एक छोटा सा डिफरेंस है या बेसिकली डिफरेंस है
जितने की एसेट या जितने की आपने सिक्योरिटी मॉर्गेज करी और जितने का लोन बैंक ने आपको दिया, उसके बीच का डिफरेंस हमारे पास दोस्तों होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। उसको समझाता हूँ मैं आपको। सपोज आपके पास एक सिक्योरिटी है, मान के चलते हैं सिक्योरिटी में कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकता है, मान के चलते हैं गोल्ड है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है दोस्तों हमारे पास 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपये का गोल्ड आपने बैंक में जो है मॉर्गेज करा है। आपने बैंक को कहा कि भाई 1 लाख का गोल्ड ले लो और बदले में मुझे कुछ ना कुछ लोन दे दो। अब बैंक ने आपसे सिक्योरिटी मॉर्गेज करा रही, 1 लाख रुपए का आपने जो है गोल्ड गिरवी रख दिया। बैंक आपको दे रहा है सिर्फ और सिर्फ लोन दे रहा है कितने का, 60,000 रुपीज का। अब ये 60,000 रुपीज का जब बैंक ने आपको लोन दिया, तो लोन और सिक्योरिटी के अमाउंट में जो बीच में डिफरेंस आया कितने का है, आप लोग समझ चुके हैं। लोन और सिक्योरिटी के बीच में डिफरेंस है वो है दोस्तों हमारे पास 40,000 रुपये का, 40,000 रुपीज का। तो ये 40,000 कुछ और नहीं है दोस्तों, ये हमारी क्या होगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर मैं 40,000 देखता हूँ 1 लाख के अकॉर्डिंग, तो ये दोस्तों बैठ जाती है हमारे पास कितनी, पूरी 40%। इस कंडीशन में हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। 40% मार्जिन रिक्वायरमेंट रखने का मतलब है कि मैं 1 लाख के बदले में सिर्फ 60,000 रुपये का लोन दे रहा हूँ, सिर्फ 60,000 रुपये का। 1 लाख रुपये का गोल्ड रखा और 60,000 रुपये लेके जा रहे हैं, ऐसा क्या, बहुत ही मुश्किल है लोन लेना। पब्लिक लोन लेगी नहीं बिल्कुल भी, बहुत महंगा पड़ रहा है। कंपैरेटिवली एक और सिचुएशन में आपके सामने लेके चलता हूँ। मान के चलते हैं हमने यही 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखी, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, और बैंक ने हमें इस सिक्योरिटी के बदले में लोन दिया है दोस्तों। कितने का लोन दिया, हमें लोन दिया बैंक ने, हमें मानते हैं 90,000 रुपीज़ का, 90,000 रुपये का आपको लोन मिल गया। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में मार्जिन रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल है। कितने की है, सिर्फ और सिर्फ मात्र 10,000 रुपये की मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास, 10,000 रुपीज़ की। 1 लाख के अकॉर्डिंग इसको देखो 10,000 को, तो ये दोस्तों हमारे पास कितनी होगी, पूरे 10%, 10% हुई। यहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत कम है, मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 10% है। इसका मतलब है हम लोग इस बात को जानते हैं कि इन्फ्लेशन के टाइम पे मुझे मार्केट में लोन या लोगों को लोन कम से कम देना है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे लोन तभी कम जाएगा जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है यहाँ बहुत ज़्यादा है, ये इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन है हमारे पास। तो हम इसके सामने लिख देते हैं कि ये वाली सिचुएशन किसकी है दोस्तों, हमारे पास इन्फ्लेशन की है। ये इन्फ्लेशन के टाइम पे है, क्योंकि इस सिचुएशन में लोन कम से कम जा रहा है और मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो दूसरी सिचुएशन में मेरे पास लोन जा रहा है ज़्यादा, इसका मतलब है मैं कहीं ना कहीं डिफ्लेशन को रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये वाली सिचुएशन दोस्तों हमारी किसकी होगी, पूरी बिल्कुल आप सही सोचें, ये सिचुएशन होगी हमारे पास डिफ्लेशन की। इस टाइम हम लोग मंदा जो चल रहा है मार्केट में उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये थे दोस्तों हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की, जो हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट से इफेक्ट होती है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है, आप ले लीजिए। और इसी के साथ साथ जो है इसकी डिटेल भी अब आने वाली है आपके सामने स्क्रीन पर, आपके सामने स्क्रीन पर डिटेल आ चुकी है। इस डिटेल को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हमारा लास्ट पॉइंट। एक चीज़ मैं आपको दोस्तों और बता देना चाहता हूँ कि ये जो हम मार्जिन रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं ये हमारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारे पास क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। इससे पहले हमने जितने पढ़े थे दोस्तों वो सारे के सारे क्वांटिटेटिव थे, जबकि ये हमारे पास होगा कौन सा, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं कि किस दिशा में पैसा जाना है और किस दिशा में पैसा नहीं जाना है, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। लास्ट हमारा जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हो दोस्तों उसकी बात मैं करता हूं, जिसका नाम है हमारे पास मोरल सुएशन। मोरल सुएशन के लिए हमें बोर्ड भी रब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट हमारे पास है ये बहुत ही थियोरेटिकल एस्पेक्ट का है। आपके सामने इसकी डिटेल आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मोरल सुएशन क्या होता है, मोरल सुएशन एक मिक्सचर है परसुएशन और प्रेशर का। मतलब एक तरीके से बैंक जो है रिक्वेस्ट भी कर रहा है सारे कमर्शियल बैंक को, दैट इज आरबीआई रिक्वेस्ट भी कर रहा है कमर्शियल बैंक को, और ऊपर से उनके ऊपर दबाव भी डाल रहा है। क्यों दबाव डाल रहा है, कि उन सबको उसी मैनर में चलना है जिस मैनर में आरबीआई उन्हें चलने को कहता है। इसका मतलब हो गया एक तरीके से आरबीआई उन्हें कह रहा है कि भाई सारे के सारे चुपचाप मेरी बात मानो, प्यार से कह रहा हूं, नहीं तो मैं मार के भी कह सकता हूं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो भाई मैं तुम्हारे जो लाइसेंस उसको कैंसिल कर सकता हूं। तो कमर्शियल बैंक भी यही कहता है कि सर थप्पड़ से डर नहीं लगता सर, प्यार से लगता है, बस आपका प्यार ही खतरनाक है और कुछ नहीं। लेकिन कह सकता है कोई बात नहीं, कमर्शियल बैंक और आरबीआई का रिलेशन ही ऐसा, दोनों एक दूसरे के साथ ही बहुत अच्छे खासे हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो मोरल सुएशन में आरबीआई सारे बैंकों के ऊपर प्रेशर जमाता है कि उन सबको उसी मैनर में एक्ट करना है जिस मैनर में चलने से हमारी जो इकोनॉमी है वो रिकवर कर जाए या ठीक हो जाए।
तो इन्फ्लेशन के टाइम पे हमारा जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, वो कमर्शियल बैंक को कहता है कि आप लोगों को लोन कम से कम दीजिए या बिल्कुल भी नहीं दीजिए, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और देश के लिए बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन आ सकती है, इन्फ्लेशन ज़्यादा आ जाएगा। जबकि डिफ्लेशन के टाइम पे हमारा आरबीआई कमर्शियल बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें, ताकि लोन लोग ज़्यादा लें और हमारा जो डिफ्लेशन वाली सिचुएशन दोस्तों वो कंट्रोल हो जाए। हाल फिलहाल हमारे देश में डिफ्लेशन वाली सिचुएशन ही चल रही है पिछले कुछ महीनों से। आपने सुना होगा आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट है वो गिरा दिया है, सारे रेट बैंक ने अपने गिरा रखे हैं। इवन लैंडिंग रेट भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लोन काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली सस्ते हो चुके हैं, कार लोन बहुत सस्ता हो गया, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो है कार सेक्टर के लिए या ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। तो आरबीआई के विनम्र प्रार्थना पर, डेट इज़ रिक्वेस्ट पर, सारे कमर्शियल बैंक ने अपने लोन सस्ते कर दिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें और हमारी जो कंट्री है वो डिफ्लेशन वाले इस इफेक्ट से रिकवर कर सकें। ये तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों से आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करिए, ताकि सब बच्चों के माइंड में ये हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू वेरी मच।